राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि 498A का मुकदमा कैसे मजबूत बनाया जा रहा है आपके विरुद्ध। फर्जी धाराएं लगाकर, फर्जी तहरीर लिखकर आपके विरुद्ध 498A का मुकदमा कैसे गंभीर किया जा रहा है, डिटेल में इसी पर आज हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं या अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है कि अगर आपने मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो नहीं किया तो वहां फॉलो करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है। देखिए दोस्तों, 498 का मुकदमा ऐसा होता है कि उसमें पहले गिरफ्तारी तुरंत बेसिस पर हो जाती थी। पूरा घर परिवार कहीं पर भी हो पुलिस उठा के गिरफ्तार करके जेल भेज देती थी, महीनों लोग जेल में सड़ते थे। तो हमारी सरकार का इस चीज़ पर ध्यान गया कि 498 के द्वारा बहुत सारे परिवारों का शोषण किया जा रहा है। महिलाओं द्वारा इसमें अपनी पर्सनल ग्रजेस को निकालने के लिए, पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए, मोटा पैसा वसूलने के लिए इस कानून का सबसे ज़्यादा दुरुपयोग किया जा रहा है। लेकिन जब 498 का ओवर यूज बढ़ गया तो इसमें तुरंत अरेस्टिंग पर रोक लगा दी गई कि अब किसी भी व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। जब केवल 498 लगा होगा तो सत्येंद्र कुमार अंटिल का भी जजमेंट आया और अरनेस वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का भी जजमेंट आया, जिसमें कहा गया 7 साल तक की सजाओं के मैटर में पुलिस इमीडिएट बेसिस पर गिरफ्तार न करने। और एसके अंटिल के जजमेंट में तो ये भी कहा गया कि बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन। अब ये सारी चीजें हो गई कि महिलाओं के द्वारा 498 लिखा दिया जाता है, पूरा परिवार परेशान होने लगता था इनिशियल स्टेज पर जब पहले ये सब चीजें होती थी। लेकिन अब क्या हुआ कि 498 प्लेन लिखा देने पर पुलिस गिरफ्तारी नहीं करती है और हैरेसमेंट नहीं करती है। हैरेसमेंट तो पुलिस 323 की भी एफआईआर में खैर करती है, पुलिस की बात जाने दीजिए। लेकिन जो लीगली बात करूं तो गिरफ्तारी नहीं कर सकती है पुलिस। बाय डिफॉल्ट आपको 41A मिल जाएगा, गिरफ्तारी नहीं हो सकती। लेकिन अब कहानी यहां पर यह है कि जो ये मुकदमा लिखाने वाले लोग हैं हमारे आपके बीच के ही लोग हैं, पुलिस भी और हमारे जैसे अधिवक्ता भी, जो आपकी तहरीर को मजबूत तरीके से लिखाते हैं और इतने सेक्शंस लगा देते हैं कि पति पक्ष एकदम भूसा भर जाता है, उनकी हालत खराब हो जाती है। वो कौन कौन से सेक्शंस लगा रहे हैं? अब सबसे बड़ी चीज है कि पत्नी पर एलिगेशन लगाया जाता है 498A का कि उसके साथ मेंटल फिजिकल क्रूएलिटी करी गई इन लॉस के द्वारा और हस्बैंड के द्वारा, पति के द्वारा और उसके परिवार के द्वारा। इन लॉस में आ गए आपके जीजा आ गए, आपकी दीदी आ गई, आपके भैया आ गए, आपकी भाभी आ गई, सबको नामित कर दिया जाता है उस एफआईआर में। पूरे परिवार का नाम पुलिस के द्वारा इसमें डाल दिया जाता है महिला के कहने पर, और पूरा परिवार इसमें तबाह होने लगता है। बहुत सारे लोगों का कैरियर होता है, कई लोगों की नौकरी लगनी होती है, कई लोगों की कई चीज़ें खराब हो जाती है। क्रिमिनल हिस्ट्री आ जाने की वजह से पासपोर्ट वेरिफिकेशन में, बाहर जाने में बहुत प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये पर्पज़ इनका यही होता है कि इनको फाइनेंशियली वीक करो, प्रेशर डालो, प्रेशर डाल के पैसा वसूलो। इसलिए 498 के साथ आपके लगाई जाती है 307। 307 ऐसी लगाई जाती है कि पूरे परिवार ने सामूहिक रूप से मुझे जम के मारा, जान से मारने की कोशिश करी, लाठी डंडों से प्रहार किया, गर्दन दबा दिया या गर्दन दबाने की चेष्टा करी। अब गर्दन पकड़ा है मैंने, अब गर्दन मैं दबाऊंगा कि नहीं दबाऊंगा ये मैं डिसाइड करूंगा। सामने वाले को यही लगेगा कि ये मुझे जान से मार देगा। 307 के एलिगेशन लगा दिए, एफआईआर मजबूत हो गई। अब अरनेस का जजमेंट काम नहीं आएगा, इसके अंटिल काम नहीं आएगा, गिरफ्तारी की तलवार लटकेगी, आदमी फंस जाएगा। इसलिए 307 के एलिगेशन लगा दिए। 307 अटेम्प्ट टू मर्डर का मैटर हो गया। उसके बाद 313 का एलिगेशन लगा देंगे कि मेरी ननद में जब मैं प्रेग्नेंट थी मेरे पेट पे लात मार दिया, मेरा मिसकैरेज हो गया, मेरा बच्चा गिर गया, तो 313 का एलिगेशन लगा दिया टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का, कि उसके इच्छा के विरुद्ध उसका गर्भपात करा दिया। अब गिरफ्तारी सुनिश्चित हो गई ना 2 सेक्शन में। अब उसके बाद 377 लगाया जाता था हस्बैंड के ऊपर, जब क्योंकि हस्बैंड को भी तो फंसाना है, तो 307, 377 या 313 हस्बैंड के ऊपर लगा दो, हस्बैंड भी फंस जाएगा, नत्थी हो जाएगा, लाइन पे आ जाएगा। 377 तो खैर अब हटा दिया गया है, लेकिन जो पुरानी एफआईआर्स हैं उनमें तो ये सब चीज़ें अभी भी लगी हुई हैं, चल रही हैं। अब अगली चीज़ करी जाती है, 328 लगा दी जाती है कि मेरे देवर ने जब मेरे पति घर पर नहीं थे कुछ नशीला पदार्थ कोल्ड ड्रिंक में लाके मुझे पिला दिया, उसके बाद मैं होश हवास खो बैठी, मेरे साथ इन्होंने शारीरिक संबंध बना दिए। ये एलिगेशन भी लगाए जाते हैं आपके ऊपर। तो ऐसी कंडीशन में आपकी एकदम हालत खराब हो जाएगी, तुरंत गिरफ्तारी होनी है, पुलिस पकड़ लेगी। 376 के एलिगेशन देवर जेठ ससुर के ऊपर लगाए जाते हैं, बहुत कॉमन है। अभी तो एक केस हम रिसेंटली कर रहे हैं जिसमें महिला
ने 11 मुकदमे अपने पति और उसके परिवार के ऊपर लिखा रखे हुए, और इवन यही नहीं, उसने ये कर रखा हुआ है कि हस्बैंड के ऊपर अपनी सिस्टर से 376 लगाया है और अपने से अपने देवर के ऊपर 376 लगाया है। यहाँ तक का आलम हो चुका है इस समय। अब आप समझ लीजिए, 498 की बात मैंने करी थी, 323 लगा देंगी, 323 लगा देंगे कि इनके साथ मारपीट करी गई है, दुर्व्यवहार किया गया, 504, 506 गाली गलौज धमकी दी गई है, 3/4 डीपी एक्ट, दहेज की बात तो है ही है। और तहरीर बड़ी कॉमन होती है कि मेरे माता पिता ने बहुत धूमधाम से हमारा विवाह किया, कर्ज लेके विवाह किया, शादी में 50 लाख रुपए खर्चा किया और इन शादी में गाड़ी का पैसा नगद दिया, और पता चला कभी कभी तो ऐसा होता है कि आपने गाड़ी खरीदी हुई है, ईएमआई आप भर रहे हो रेगुलर बेसिस पर, आप ईसीएस से आपके अकाउंट से डेबिट हो रही है ईएमआई, और कह देंगे कि हमने वही गाड़ी दी है। आप सोच सकते हो, 376 लगा के, 498 लगा के, 323 लगा के, 328 लगा के, कितना मिसयूज महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है। अब पुरुष इसमें से कौन सी धारा लगा देगा भैया महिला के ऊपर? पुरुष के साथ भी अत्याचार होता है, और डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा अलग से होगा, 125 मेंटेनेंस अलग होगा, ये सारी चीजें आपके विरुद्ध हो जाएंगी, तो फंस सकते हैं। इसलिए आप थोड़ा सा अलर्ट रहिए और कोशिश करिए भाई घर ना टूटे। दोनों लोग, अगर आप लोगों के संबंध किसी व्यक्ति से या महिला से पहले रहे हैं शादी के, तो उसको भूल जाइए, नए सिरे से अपने जीवन को स्टार्ट करिए। पति पत्नी आपस में बैठ के अपने जो भी ग्रीवांसेस है उनको सॉल्व कर लीजिए। कोर्ट कचहरी तक उन ग्रीवांसेस को लाने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोर्ट कचहरी में आपके ग्रीवांसेस आ गए तो घर नहीं बचेगा, ठीक है। और जवानी कोर्ट में ना बिताइए, घर पे बिताइए।